वेलकम अगेन दिस बिजनेस स्टडी क्लास। हमारा जो चैप्टर 9 है वो हमारा चल रहा था अभी। चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड। दिस चैप्टर वाज इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका लार्ज स्केल फिक्स शॉप में था, नेक्स्ट आपका फोर्थ आ रहा था ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, तो ये आप अच्छी तरीके से आपको पता ही है शायद कि ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जो नया कंसेप्ट आया था काफ़ी साल पहले। और ये जो है इसके अंदर एक मशीन को रखा जाता है, केप्ट मशीन नियर बाय द रेलवे स्टेशन, ऑन द बस स्टैंड और इन बिग मॉल हाउसेज, एंड ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज kept there, and this coin or any such type of the things are inserted in the machine, and then machine will hand over the product। तो इस प्रकार से आप जो है, अगर आप हिसार बस अड्डे के ऊपर देखें तो एक बस अड्डे के ऊपर जो है ऑटोमेटिक है जो आपकी वेट मशीन है वो है। आप वो मशीन पे चढ़ेंगे, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालेंगे तो आपका वेट करके बाहर पर्ची आ जाएगी। तो इसी प्रकार से जो है आपके विदेशों के अंदर ऐसा होता था कि उसके अंदर जो आपका जैसे कि आपके कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या आपकी कॉफ़ी हो गई या आपका एक सिमिलर टाइप का कोई प्रोडक्ट हो गया, वो उस मशीन में रख देते थे और उसके अंदर जो पैसा डालो उसमें फिक्स प्राइस है और वो ये आपको पीस मिल जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर किसी प्रकार के आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है, अकेली मशीन चलती रहती है और 24 आवर्स की सेल होती रहती है। तो ये आपकी कहलाती है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन सिस्टम। इसकी मेरिट या बेनिफिट क्या है, तो आपकी जो मेरिट है, मेरिट्स हैं वो काफ़ी इजी है मेरिट्स। तो पहले आपके मेरिट तो ये है कि बाइंग राउंड द क्लॉक पॉसिबल, यानी आपका जो बाइंग है राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक का 24 घंटे कि 24 घंटे जो है परचेजिंग की जा सकती है, या आप किसी भी समय जाओ वेंडिंग मशीन से आप चीज़ खरीद सकते हो। ठीक है। सेकंड आपके पास में आपका कस्टमर गेट फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स, फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स, फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स कि आपके जो वेंडिंग मशीन है इनके अंदर फ्रेश सब गुड्स वो रखी जाती हैं और नॉर्मली इनकी सेल इतनी होती है कि यहाँ पर जो गुड्स है वो आपकी ख़राब हो ही नहीं पाती, इससे पहले ये सेल हो जाती है। ठीक है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्समैन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्समैन, यहाँ पर सेल्समैन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मीन्स द गुड्स आर सोल्ड ऑटोमेटिकली, नो पर्सन इज रिक्वायर टू सिट नियर बाय द मशीन। तो इसमें ऐसे कुछ भी जरूरत नहीं है। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। और इसके जो हैं ड्रॉबैक्स कौन से हैं, यानी डीमेरिट्स कौन सी हैं हम कहें तो ड्रॉबैक्स आपके हैं वो कौन से हैं। ड्रॉबैक्स ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के, तो पहला जो ड्रॉबैक आपके पास में आता है वो है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू इंस्टॉल द मशीन इज क्वाइट हाई। तो इन्वेस्टमेंट इसमें हाई होती है। इन्वेस्टमेंट इज हाई क्योंकि इस प्रकार की मशीनें महंगी आती हैं, तो ये जो है इन्वेस्टमेंट इसकी हाई होती है। पहली कमी तो इसकी डिमेरिट ये है। सेकंड, मशीन रिक्वायर्स रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंड मेंटेनेंस। आपका इसमें जो है रेगुलर रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती रहती है क्योंकि मशीन जो है वो नेचुरली गेट ब्रेक डाउन सम टाइम एंड यू वी रिक्वायर्स द रेगुलर रिपेयर। कोन ऑफ एक्सट्रैक्ट शेप एंड साइज आर रिक्वायर्ड, मीन्स एक्सट्रैक्ट साइज
एक्सरसाइज ऑफ कोइंस रिक्वायर्ड, कि आपका जो है एक्सरसाइज एक जैसा साइज कोइंस का जरूरी है। अब आपके कोइन जो है उनका साइज आजकल एक जैसा नहीं होता, पहले एक जैसा साइज आपका मिलता था तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती थी। आजकल जो एक जैसा साइज नहीं मिलता है, क्योंकि कोइन जो है वो कम वेट के, कम साइज के, कम जो है इस प्रकार के ब्राइटनेस के कई चीज़ें इसमें आ गई हैं, तो ये चीज़ आजकल बड़ी दिक्कतें हो गई इन चीज़ों में। तो ये आपके जिसकी कमियाँ थी, तो आपके वेंडिंग मशीन के बारे में बस इतना ही है। अगला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, तो ये मैं अकाउंट्स में आपको करवा भी चुका हूँ जीएसटी, तो वही सेम चीज़ है, तो वही लगभग आपकी सेम बातें हैं। तो ये आपके जो बीजेपी सरकार थे उन्होंने ये टैक्स रिफॉर्म किया था। हालांकि ये टैक्स रिफॉर्म जो है वो कांग्रेस सरकार के अंदर से ही चल रहा था, उस समय भी कांग्रेस सरकार कोशिश कर रही थी, पर उस समय बीजेपी सरकार इसका विरोध कर रही थी। अब जब बीजेपी सरकार ने इसको खुद ने ही लागू कर दिया, तो यहाँ पर जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन था वो जुलाई 2017 से आया था। तो ये आपका इंट्रोडक्शन जो इसका 1 जुलाई 2017 से आपका जो है इसका इंट्रोडक्शन आपका हो गया था, इन लागू हो गया था। और ये जो है आपकी वैट, एक्साइज ड्यूटी और जो दूसरी प्रकार की ड्यूटी थी उन सभी को एडजस्ट कर दिया गया था। एडजस्ट करने के बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। ठीक है, तो आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है इसमें कहता है कि आपका अंडर जीएसटी नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज लिविंग फॉर द टैक्स। यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज दोनों को एक सा माना गया, कोई भी डिफरेंस नहीं। गुड्स है तो भी आपका जब प्रोडक्ट माना जाए, सर्विस है तो प्रोडक्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है सूटेबल है आपके हर जगह पे। और ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसने सिंगल नेशन सिंगल टैक्स के अंतर्गत इसको जो है लागू किया था, और ये सभी जगह सभी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर ये लागू होता है। अंडर जीएसटी एवरी पर्सन इज लायबल टू पे द टैक्स ऑन हिज आउटपुट, उसको जो है टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ये सभी के लिए ज़रूरी है। तो इसका जो मेन जो पर्पज़ थे जीएसटी के वो आपके थे वन नेशन वन टैक्स, बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म, मिक्सचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ड्यूअल जीएसटी और रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट्स और चार्ज और सप्लाई, ये इसकी आपकी फीचर्स हैं। ठीक है जी, और उसमें जो है की फीचर्स कौन कौन सी इसकी वो हम थोड़ी सी हम देख लेते हैं। तो की फीचर्स आपके पास में थी वो आपकी हैं की फीचर्स आपके पास में हैं। पहला ये कहता है कि टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ जीएसटी इन होल कंट्री, यानी अप्लीकेबल इन होल कंट्री। applicable in whole country। ऐसा नहीं कि ये हरियाणा में अलग होगा, पंजाब में अलग होगा, ऐसा नहीं है। इट इज एप्लीकेबल इन होल कंट्री, सारे देश के ऊपर लागू होता है। ठीक है, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो ये आपका जो है गुड्स और सर्विसेज दोनों पर लागू होता है। अप्लाई on goods as well as on services। गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर आपका ये लागू होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्ट बेस्ड कंजम्पशन टैक्स अगेंस्ट द प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनेटेड बेस्ड टैक्सेशन। ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, ये तो कंजम्पशन का आपका मान के चलते हैं कि जीएसटी लास्ट में पे होता है। तो यानी जीएसटी आपको सरकार को तभी रिसीव व्हेन द गुड्स इज कंज्यूम्ड। और पहले वेट में क्या था कि ओरिजिन के प्रोडक्ट बन गए उसी पे टैक्स लगता था। तो इसका ये हुआ कि इसमें लास्ट बेस के ऊपर हम इसको टैक्स को मान के चलते हैं। ठीक है,
फोर्थ है इंपोर्ट ऑफ गुड्स रिस्ट्रिक्टेड एज इन इंटरस्टेट सप्लाई एंड होल एंड वुड बी द जीएसटी टू आईजीएसटी। ठीक है, अब ये कहता है कि इसका जो है इंटरस्टेट को हम बोलेंगे, इंटरस्टेट पे आईजीएसटी आपका टैक्स इस पे अप्लीकेबल होता है। और फिफ्थ है कि आपका जो है जीएसटी के सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये जो है आपका स्टेट के म्यूचुअल कंसेप्ट के आधार पर लगाया जाता है। मीन्स आपका म्यूचुअल कंसेप्ट है कि आपका 12% होता है, 6% एसजीएसटी, 6% आपका जीएसटी होगा, यानी दोनों का म्यूचुअल कंसेप्ट इसके अंदर अप्लीकेबल होता है। और आपका जो इसमें स्लैब है वो 5 इसके जो स्लैब दे रखे हैं वो आपका 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, यानी 1, 2, 3, 4, 5 आपके स्लैब इसके अंदर हैं। तो किन्हीं चीज़ों पर तो 0% लगता है, किन्हीं पे आपका 5% है, किन्हीं पे 12% है, किन्हीं पे 18 और किसी पे 28% है। कि देयर इज नो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट एंड सप्लाईज ऑफ एसईजेड। तो यहाँ पर कहता है कि आपका नो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट, नो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने जो उनको एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए इनको छूट दे रखी है, तो इन पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है जी। अब अगर कि जीएसटी काउंसिल है, यानी जीएसटी के मेंबर कौन कौन से माने जाते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। तो अभी जी आपने की फीचर्स देखी, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसी चैप्टर का, इसके बाद में और कोई टॉपिक इस चैप्टर में नहीं है। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी काउंसिल आपकी कौन कौन है। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल में कौन कौन है, तो जीएसटी काउंसिल में आपके पास में जो मेंबर हैं, चेयरपर्सन, फर्स्ट होता है चेयरपर्सन, चेयरपर्सन इसमें फाइनेंस मिनिस्टर है ये, फाइनेंस मिनिस्टर जो है इंडिया का, जो फाइनेंस मिनिस्टर वो इसका चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन, सेकंड आपके पास है वाइस चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन जो है किसी भी आपके मिनिस्टर को बनाया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, मेंबर्स, उसके बाद में आपके मेंबर्स हैं, मेंबर्स में आपके जो है ऑल मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन स्टेट के सभी होंगे, और कोरम जो है आपका 50% होगा, क्योरम 50%, मीटिंग के अंदर कितने बंदे प्रेजेंट होने चाहिए, मीटिंग में 50% मेंबर अगर हो गए और वो कोई डिसीजन लेते हैं वो अप्लीकेबल होगा। ठीक है, और स्टेट हैज 2/3 वेटेज एंड सेंटर हैज 1/3 वेटेज। तो इसमें वेटेज जो है कॉरम में, स्टेट के पास में 2/3 और सेंटर के पास में 1/3 वेटेज आपका रहेगा। और डिसीजन जो होगा इसमें वो 75% मेजोरिटी से होगा। डिसीजन जो है वो 75% जो मेंबर्स होंगे, जो सारे लोग होंगे, उनका कोरम का 75% जो है वो अगर उनके पक्ष में होंगे तो डिसीजन होगा, वरना तो नहीं होगा। और काउंसिल शैल मेक द रिकमेंडेशन ऑन एवरीथिंग रिलेटेड टू जीएसटी इंक्लूडिंग रूल्स एंड रेट्स, कि इसमें जो है सारे के सारे जो भी रूल होंगे, वो जो भी रिकमेंडेशन होंगी उसी के आधार पर। हाँ, वो देख लिए बारी कि कुछ है।
ठीक है, ये बाजार में आ गए तुम्हें कौन का है 3000 का कंपनी वाले जाके दे। तो एक बार बाजार में जाओ फिर बात कर लियो। मैं फोन तो खुला है मेरा फोन, कोई दिक्कत नहीं। चल पड़े के। ठीक है, अब वो लगाए थे पौधे। ठीक, ओके। हाँ जी, तो